हेलो गाइस, दिस इज सी सागर कासेट। दोस्तों वेलकम टू गाइडलाइन एंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 11 ऑफ योर सीए इंटरमीडिएट एंड सीए आईपीसीसी का रिलेवेंट चैप्टर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के फास्ट ट्रैक मैराथन रिवीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है। एंड इसीलिए पूरा वीडियो अच्छे से देखना। जहां पर भी अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, इधर या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, डिस्कशन ग्रुप पे बताना। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अलॉन्ग विद दिस ये जो नोट्स देखेंगे आप विद एनोटेशंस, इसका भी लिंक मैंने अपलोड कर दिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लग रहा है गाइस आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट फॉर ऑल ऑफ यू एंड इसके वजह से आपके लाइफ में, आपके करियर में कुछ थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन कर पा रहा हूं, आपको पसंद आ रहे हैं वीडियोस, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब विद दिस चैनल फॉर many more quality videos which are coming in line for your knowledge man। ठीक है गाइस, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बढ़ते हैं रिवीजन के तरफ। यस गाइस, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 का फास्ट ट्रैक मैराथन रिवीजन, दैट इज ऑफ योर ऑडिट रिपोर्ट। सबसे पहली तो बात, ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एसे नंबर। कौन से है बेटा? सबसे पहला एसे नंबर आता है दैट इज योर 700। किसके बारे में बात करता है? फॉर्मिंग एन ओपिनियन। किस जो ओपिनियन फॉर्म करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, क्या एफएस पे, तो ओपिनियन फॉर्म करने का रिक्वायरमेंट क्या फॉर्मेट रहेगा ऑडिट रिपोर्ट का, सब बातें करेगा आपका कौन सा? एसे नंबर 700। देन सेकंड चीज आता है 701। क्या बोला मैंने? 701 ये बात करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज अबाउट योर की ऑडिट मैटर्स। क्या बोलेगा? की ऑडिट मैटर्स। इसके बाद में आएगा 705 जो बात कर रहा है मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। तो सर ये मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें जब ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे तो कब कौन सा मॉडिफिकेशन देना है, उसके क्या टाइप से, कौन से क्या कंसीडरेशंस करने हैं, वो सब बात करेगा भैया किसका? ऐसे 705। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से ध्यान रखना 705। इसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट का नेक्स्ट एक सेक्शन आता है दैट इज ऑफ योर एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। उसके बारे में बात करेगा इसे नंबर 706 बात करेगा किसके रिगार्डिंग भैया? एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। आप सबको पता होना चाहिए, ये सब चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिन्होंने मेरे से भी पढ़ा है। 710 उसके बाद में बात करेंगे कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन बोलता हूं तो बच्चों फटाफट रिवाइज कर लो। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में क्या दो चीजें आती है? कंपैरेटिव इन्फो बोलूं तो दो चीजें आएगा आपका। सबसे पहला आएगा करस्पॉन्डिंग एफएस। क्या? करस्पॉन्डिंग एफएस। करस्पॉन्डिंग एफएस मेरे साथ बोलना, करस्पॉन्डिंग एफएस। एंड उसके बाद में करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन और करस्पॉन्डिंग एफएस बोलूं मैं करस्पॉन्डिंग इन्फो बोल दूंगा। क्या बोला मैंने? करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन। एंड सेकंड थिंग आता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बोला मैंने? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव एफएस। ठीक है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये 5 जो एसएस है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट है जो आपके सिलेबस में अभी है। चलो ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे विद एसे नंबर 700। जब मैं एसे 700 बोलता हूं तो जिसके बारे में हमने बोला दिस इज नथिंग बट अबाउट फॉर्मिंग एन ओपिनियन, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा इसका भाई कि फॉर्म करो ओपिनियन को। किस पे फॉर्म करना है ओपिनियन? अपना खुद का ओपिनियन देना है। किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द क्लाइंट एंटिटी जिसका आप ऑडिट कर रहे हो। तो ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देंगे। किस बेसिस पे देंगे भैया? हम तो वो इवैल्यूएट करेंगे कि किस टाइप का ओपिनियन जाना चाहिए। अभी जब मैं ओपिनियन बोलता हूं तो ओपिनियन बोलने के समय मेरी क्या क्या चीजें आएगी भैया? ओपिनियन किस वजह से होगा, तो वो डिपेंड करेगा अपने ऑडिट प्रोसीजर्स पे, क्या टाइप का ऑडिट एविडेंस मिला है आपको, एंड जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए एंड यूजिंग द ऑडिट एविडेंस, उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन आ रहा है वो कंक्लूजन के बेसिस पे पता लगेगा भाई बेसिकली मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा आया भैया जो डिटरमाइन कर रहा है आपका ओपिनियन क्या होगा? दैट इज वेदर द मिसस्टेटमेंट्स आर देयर। क्या बोला मैंने? कि मिसस्टेटमेंट्स है क्या? सबसे पहला क्या चीज? मिसस्टेटमेंट्स है क्या? मिसस्टेटमेंट्स मतलब क्या? जो होना चाहिए था एंड जो हुआ है उन दोनों में कितना गैप है। सही है, शुड बी एन एक्चुअल का गैप। मिसस्टेटमेंट अगर मटेरियल है, मिसस्टेटमेंट अगर मटेरियल है तो क्या? अगर नॉट मटेरियल है तो क्या? मतलब अगर सर मटेरियल नहीं है मिसस्टेटमेंट, अभी ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल होना इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, ये दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। अब जब मैं बोल रहा हूं नॉट मटेरियल है तो इन दैट केस आपका ओपिनियन जाएगा अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड मतलब आप कुछ गलत काम का कोई संदेशा नहीं दे रहे हो, आप बोल रहे हो सब सही है। अनमॉडिफाइड मतलब ट्रू एंड फेयर। क्या बोला मैंने? ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर। जब आप कुछ बोल रहे हो कि भाई कुछ तो झोल हुआ है, कुछ तो ज्यादा मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो तब अब उसको बोलते हो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो क्या है भैया? मॉडिफाइड ओपिनियन। क्या है? मॉडिफाइड ओपिनियन। अभी ये कौन सा मॉडिफिकेशन होगा इसके रिगार्डिंग आपका बात करेगा एसे 705। क्या बोला मैंने? ये जब मॉडिफिकेशन का सिचुएशन आता है तब बात करता है आपका एसे 705 कि कौन सा मॉडिफिकेशन होगा। फिर डिपेंड करते हैं 3 टाइप्स, फटाफट रिवाइज कर लेंगे अभी इसी के साथ। मॉडिफिकेशन के 3 टाइप्स होते हैं। क्या?
क्या सबसे पहला मॉडिफिकेशन हो सकता है इधर क्वालिफाइड ओपिनियन, क्या बोला मैंने, क्वालिफाइड ओपिनियन। सेकंड टाइप हो सकता है आपका एडवर्स ओपिनियन, मेरे साथ बोलना अच्छे से। एंड थर्ड टाइप हो सकता है आपका डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन कब जाएगा, एडवर्स कब जाएगा, डिस्क्लेमर कब जाएगा, देखेंगे फटाफट थोड़ी देर में। चलो, तो सबसे पहले तो हमने फॉर्म कर दिया सर ओपिनियन, टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ द कंक्लूजन्स जो ड्रॉ किए उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन किया। कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ किए, बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, कि जो ऑडिट एविडेंस मिला उसके बेसिस पे हमने कंक्लूजन ड्रॉ किए। अभी ये जो फॉर्म किया ओपिनियन, ये तो शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से सुन लेना, शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा। जनरली आप रिपोर्ट किसका करते हो, शेयर होल्डर्स को करते हो, कंपनीज है शेयर होल्डर्स को करते हो, अदरवाइज फिर TCWG को करोगे जब भी वॉलंटरी रहेगा, जब भी आपका कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है, कंपनी का ऑडिट नहीं है, और जहां पर भी क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब 100% कंपनी होल्ड कर रहा है, प्रोमोटर्स होल्ड कर रहे हैं, तो इन दैट केस प्रोमोटर्स को करोगे, दोज विल बी नथिंग बट योर TCWG। तो इधर जनरली शेयर होल्डर्स को होगा, अदरवाइज फिर TCWG को होगा, अच्छे से समझ लेना। तो ये जो फॉर्म किया ओपिनियन, ये फॉर्म करने के बाद आप उनको ये जो ओपिनियन बताओगे, भैया ये आप बताओगे रिटर्न रिपोर्ट में, कॉल करके नहीं बोलोगे। तो दो ऑब्जेक्टिव्स आपके हो गए, सबसे पहला हो गया टू फॉर्म एन ओपिनियन, सेकंड हुआ टू कम्युनिकेट दिस विद द रिटर्न रिपोर्ट। याद करना, इसे 200 में ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स देखा था, तो इसे 200 के दो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स में एक वाला था रीजनेबल एश्योरेंस एंड सेकंड था टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। और ये जो रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट है तभी हमने रिवाइज किया था कि ये आपका आएगा विद ऐसे 700 एज वेल, सही है। तो यही तो बात कर ली कि सर रिपोर्ट करो, कम्युनिकेशन, ओपिनियन दो, रिपोर्ट करो एंड कम्युनिकेट करो उस रिपोर्ट को टू द शेयर होल्डर्स और TCWG। अभी जब भी आप सर ये कंक्लूजन कर रहे हो तो कंक्लूजन करते समय तीन चीजें आपने ध्यान में देनी है। क्या बेटा, तीन चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन का बन सकता है कि कंक्लूजन तीन चीजों के बेसिस पे होगा अकॉर्डिंग टू SA 700। सबसे पहला जो भी एविडेंस मिला है भैया, ऑडिट एविडेंस, वेदर दैट इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। क्या बोला मैंने, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। ये कैसे डिसाइड करोगे, दिस यू विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू SA 500। कौन से हिसाब से, SA 500 के हिसाब से डिसाइड करोगे भैया जो भी ऑडिट एविडेंस मिला वो आपका सफिशिएंट है क्या, एप्रोप्रिएट है क्या। इसके बाद में सेकंड थिंग आएगा अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो है वो मटेरियल है क्या, इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। अभी बातें की थी कि जो भी मिसस्टेटमेंट्स है वो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स अगर इंडिविजुअली और एग्रीगेट में मटेरियल है या नहीं है वो आपने देखना है। अभी जब मैं मिसस्टेटमेंट बोलता हूं तो इसमें दो टाइप होंगे, इधर करेक्टेड मिसस्टेटमेंट और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। करेक्टेड मिसस्टेटमेंट मतलब ऐसा जहां पे आपको कुछ पता चला कि भाई कुछ झोल है, कुछ गड़बड़ है, कुछ डिफरेंस आ रहे हैं, बट मैनेजमेंट को बोला, मैनेजमेंट ने मान लिए डिफरेंसेस एंड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास कर दी। जो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रहा है उसमें ऑलरेडी रेक्टिफाइड बैलेंसेस आ रहा है अभी, तो अगर मैं इसको बोलूं तो ये मिसस्टेटमेंट तो रहेगा बट ये करेक्टेड मिसस्टेटमेंट हो जाएगा। क्या बोला मैंने, अच्छे से सुनना, क्या बोला मैंने, करेक्टेड मिसस्टेटमेंट हो जाएगा। तो जब भी मैं कोई ओपिनियन दे रहा हूं तो ओपिनियन में मुझे ये करेक्टेड मिसस्टेटमेंट कंसीडर करना चाहिए क्या। अगर आपका आंसर यस है तो भैया कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, करेक्टेड मिसस्टेटमेंट को कंसीडर नहीं करोगे ओपिनियन में, बिकॉज जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन जा रहे हैं उस करेक्शन वो FS में आ चुके हैं, रेक्टिफिकेशंस आ चुके हैं, तो अभी जो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो अफेक्ट नहीं हो रहे उसको मिस स्टेटमेंट की वजह से अगर हम देखें तो। सो दैट्स वाई करेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स को छोड़ दो अभी तो देखो जो ऐसे कुछ मिस स्टेटमेंट्स हैं क्या जो मैनेजमेंट को हमने बोले बट मैनेजमेंट ने करेक्टेड ही नहीं की है, करेक्ट ही नहीं की है, तो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स कौन से है, एंड यही आपके लिए रिलेवेंट रहेंगे टू assess what kind of opinion you're gonna give। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये अच्छे से ध्यान में रखना। उसके बाद में एक पॉइंट हमने देखा क्या कि जो भी ऑडिट एविडेंस मिले वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है क्या अकॉर्डिंग टू SA 500। सेकंड थिंग हमने देखना है कि जब भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल है क्या, वेदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। इंडिविजुअली बोल रहा हूं मतलब कोई अकाउंट बैलेंस टेस्ट किया उसमें इंडिविजुअली, एंड एग्रीगेट बोल रहा हूं तो पूरा FS के सभी अकाउंट बैलेंसेस के मिसस्टेटमेंट्स मिला के देख लो, सब मिला के कुछ इंसल्ट कर रहा है क्या। उसके बाद में थर्ड चीज आपने देखना है कि कोई पॉसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट बायस है क्या। बायसनेस मतलब क्या कि मतलब कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है क्या, तो पॉसिबिलिटी है क्या कि मैनेजमेंट बायस का इन मेकिंग द जजमेंट्स अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग डिस्क्लोजर, कि भाई जब भी अकाउंटिंग जजमेंट्स ले रहे हैं, कुछ पॉलिसीज बना रहे हैं एंड कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं, एजम्पशंस ले रहे हैं, तो ये जजमेंट्स में, एजम्पशंस में, पॉलिसीज में, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में कुछ मैनेजमेंट का बायसनेस का कितना पॉसिबिलिटी है वो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। दिस पॉसिबिलिटी विल बी इंडिकेटिंग यू कि कितना फ्रॉड रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व है, इस बेसिस पे आपका ओपिनियन जाएगा। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना BER। ठीक है, इसके बाद में अभी तो लास्ट डे का रिवीजन कर रहे हो तो फिर तो BER वगैरह सब छोड़ दो, सब तो फटाफट अच्छे से दिमाग में बिठा देना। ओके, चलो अभी बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ योर व्हाट ऑडिट रिपोर्ट, कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होगी। सबसे पहले आपका आएगा, मेरे साथ बोलना है सब फटाफट,
टाइटल मतलब क्या भैया, आपको देना पड़ेगा ना कि क्या है ऑडिटर्स रिपोर्ट। अभी सिर्फ बोलोगे क्या ऑडिटर्स रिपोर्ट, नो, आपको टाइटल में बोलना पड़ेगा कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये किसका है भैया, ये एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर का है। तो जनरली टाइटल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट रहेगा, बिकॉज वो दिखना चाहिए कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये डिस्टिंग्विश करेगा विद रिपोर्ट टू व्हाट अदर पीपल जो इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट दोनों में डिफरेंस दिखना चाहिए, तो यहाँ पे बोल दिया इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। सेकंड आएगा आपका एड्रेस ही, किसको एड्रेस करते हो, अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, जनरली आप शेयर होल्डर्स को करते हो और दोज चार्ज विद गवर्नेंस को करते हो, ये आपने देखना है अच्छे से। जनरली शेयर होल्डर्स को और TCWG को करोगे, ठीक है। इसके बाद में बात करूंगा ऑडिटर्स का ओपिनियन। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आ सकता है RTP में से, यहाँ पे क्वेश्चन बना है क्या कि जो ऑडिटर्स का ओपिनियन पैरा है, सो ये तो सबसे पहला सेक्शन है। अभी तो बात कर रहे थे टाइटल एड्रेस ही, तो सबसे पहला सेक्शन जो होता है फर्स्ट सेक्शन, थर्ड सेक्शन मत बताना इसको, ये क्या है, ये फर्स्ट सेक्शन है भैया। ये जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, सबसे पहले तो आप ओपिनियन दो, ओपिनियन क्या है आपका, ठीक है। अभी इसके बाद में ओपिनियन पैरा में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट 5 चीजें आनी चाहिए। ये 5 चीजों के बेसिस पे आपके RTP में क्वेश्चन है लेटेस्ट वाला। मैं आपको बताऊं सबसे पहली चीज, मेरे साथ बोलना फटाफट। सबसे पहला जो एंटिटी का ऑडिट किया उस एंटिटी का नाम उस पैरा में आना चाहिए, आइडेंटिफाई द एंटिटी जिसका आपने ऑडिट परफॉर्म किया। इसके बाद में सेकंड थिंग भैया आपने बताना है खुद ने कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट आपने किया है, क्या बोल रहा हूं मैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट आपने किया है, ये आपने बताना है अच्छे से, स्टेट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड। थर्ड थिंग मेरे साथ बोलना कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, उसके टाइटल्स आपने वहां पे देने हैं। तो टाइटल में आप क्या क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया बैलेंस शीट है, P&L है, उसके बाद कैश फ्लो भी है, उसके बाद में नोट्स टू अकाउंट्स दिए हैं, एंड आपने स्पेसिफिक रेफरेंस किया है नोट्स टू अकाउंट्स को। तो ये फोर्थ पॉइंट उन्होंने बता दिया कि रेफर टू द नोट्स, रेफर टू द नोट्स, नोट्स को अच्छे से रेफर करना वहां पे, इंक्लूडिंग द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो इसको बेचारे को अकेले मत डाल देना, इसको यहाँ पे इंक्लूड करना, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज भी आपको अच्छे से मेंशन करना है। एंड द लास्ट पॉइंट कि ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बोल रहे हो इसको लास्ट में मैं बता दूंगा सो के, जब भी इंडेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएगा तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी आएगा। तो अगर मैं बोलूँ ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इनके पीरियड क्या है भैया एंड एज ऑन विच डेट है, ये आपने मेंशन करना है जो भी एप्लीकेबल है। तो बैलेंस शीट बोला तो एज ऑन डेट आ गया, P&L बोला तो पीरियड आ गया, कैश फ्लो बोला तो पीरियड आ गया। ऐसे अपने इंश्योर करना है कि आपने ये मेंशन करना है स्पेसिफाई द डेट ऑफ पीरियड कवर्ड बाय ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 चीजें अच्छे से याद रखोगे। नेक्स्ट थिंग, ऑडिट ओपिनियन तो दे दिया सर, अभी ओपिनियन किस बेसिस पे दिया उसका पैराग्राफ आ जाएगा बेसिस फॉर ओपिनियन। ये जो बेसिस फॉर ओपिनियन है इसमें आपने बताने हैं 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अपार्ट फ्रॉम योर बेसिस फॉर ओपिनियन। कि बेसिस का तो साथ में 4 चीजें आपने इंश्योर करनी कि इस पैरा में आपके आनी चाहिए। सबसे आपका आना चाहिए कि आपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो किया है, यू हैव टू मेंशन कि यू हैव कंडक्टेड द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सेकंड चीज, आपने जो भी आपके ऑडिटर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा, ऑडिट रिपोर्ट का जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पैरा है उसका रेफरेंस यहाँ पे देना है सेक्शन का, कि भैया कौन से सेक्शन में ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोला हुआ है। थर्ड चीज आपने देनी है कि भैया ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, उसने जो भी इथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सब फॉलो किया है। थर्ड पॉइंट में 2 चीजें आई, एक इंडिपेंडेंट एंड इथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आपने इंक्लूड करना है स्टेटमेंट कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है एंटिटी का एंड इथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड फुलफिल किए उसने इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अकॉर्डेंस विद दैट रिक्वायरमेंट्स। फोर्थ पॉइंट अपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेदर द ऑडिटर हैज ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो ये बिलीव करता है कि भाई जो भी ओपिनियन दिया वो ओपिनियन देने के पीछे जो बेसिस है दैट इज व्हाट योर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिटर बिलीव्स दैट, ऑडिटर को भरोसा है कि ऑडिटर ने ऑडिट एविडेंस जो लिया वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने देखा था इसे 500 के टाइम। ये सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस क्या होता है, कैसे डिसाइड करते हैं, वो 500 बोलेगा, 330 बोलेगा भाई आपको ऑडिट कंक्लूजन जो देना है, ऐसे 330 अगर नहीं देखा है तो इसका सेपरेट वीडियो दे दिया है, आई बटन में बता दूंगा इसका लिंक। ओल्ड कोर्स के लिए एग्जामिनेशन में आ सकता है, न्यू कोर्स के लिए एग्जामिनेशन में तो नहीं है, सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया है, बट बहुत रिलेवेंस आता है जो मैंने ऐसे 500 के टाइम भी आपको बताया था कि ऑडिट एविडेंस का सफिशिएंट एप्रोप्रिएट कैसे होता है, क्या होता है, कब कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो 500 में देखोगे। बट ऐसे 330 बोलता है असेसमेंट, सॉरी ऑडिटर्स रिस्पॉन्स इज टू द असेस्ड रिस्क। ये ऐसे 330 बोलता है कि भैया ऑडिटर जो भी कंक्लूजन देगा उसका बेसिस has to be, must be sufficient and appropriate audit evidence। तो सही होना बहुत ही जरूरी है कंक्लूजन देने के लिए, इसे 330 ने बोला। एंड सेकंड थिंग, बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा ने बोला। फोर्थ रिक्वायरमेंट कि ऑडिटर ने ओपिनियन के पैरा, बेसिस फॉर ओपिनियन के पैरा में बताना है कि वो बिलीव करता है, उसको भरोसा है कि उसको जो भी ऑडिट एविडेंस मिला वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट था फॉर प्रोवाइडिंग दिस ओपिनियन। सही है, ये 4 चीजें, ये भी आपका आरटीपी का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये जो
दो बोले ना मैंने आरटीपी वाले, तो ये है नवंबर 20 मई 20 का अल्टरनेटिव आरटीपी। दोनों इसमें आपका एक एक क्वेश्चन दिख जाएगा, एक इसमें बेसिस फॉर ओपिनियन का है, एक इसमें ओपिनियन का पैरा का है। सो बहुत रिलेवेंट है, दोनों में से एक क्वेश्चन देखने का एग्जाम में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इन जैन 21 और व्हाट मई 21 और फर्दर इसमें, अगर अभी नहीं आता है तो। चलो अभी मैं देखूंगा गोइंग कंसर्न। भैया ये जो पैराग्राफ होता है ये तभी आएगा जब 570 कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इंश्योर कराता है, मतलब 570 के हिसाब से गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ ऐसे नंबर बात करता है 570, तो ऐसे 570 के हिसाब से व्हेनेवर द ऑडिटर नीड्स टू प्रोवाइड दिस ओपिनियन और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इज देयर अकॉर्डिंग टू ऐसे 570, देन ऑडिटर हैज टू इंश्योर कि वहां पे ऑडिट रिपोर्ट में ये गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ इंक्लूड होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरेवर एप्लीकेबल द ऑडिटर शेल रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 570 एज अकॉर्डिंगली। उसके बाद में की ऑडिट मैटर्स का पैराग्राफ आएगा जिसके बारे में हम बात करेंगे 701 के हिसाब से। तो ये पैराग्राफ में आप जो भी की ऑडिट मैटर्स रहेंगे, जो भी आपको लगते हैं सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से डिसाइड करेंगे भैया? की ऑडिट मैटर्स डिसाइड करेंगे फ्रॉम द मैटर्स और ऑब्जर्वेशंस कम्युनिकेटेड विद TCWG, जो दोज चार्ज विद गवर्नेंस को अपने कम्युनिकेशंस किए ऑब्जर्वेशंस, उसमें से जो भी आपको लगते हैं सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है, जिसका कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, क्या बोला मैंने? जिसके वजह से कुछ मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, जिसके वजह से कोई एम्फासिस ऑफ मेटा पैराग्राफ नहीं है, जिसके वजह से कोई अदर मेटा पैराग्राफ नहीं है, जिसके वजह से कोई ऐसा मॉडिफिकेशन करने का जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे चीज को आप की ऑडिट मैटर्स में इंक्लूड कर सकते हो। ये आपने बताया है इसे 701 में, एंड बोला है कि भाई यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट आएगा, ये पैराग्राफ में आपने वो इंक्लूड करना है। इसके बारे में डिटेल में थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके बाद में आएगा आपका मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटीज का पैराग्राफ, कि जो भी मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी है याद कर लेना यहाँ का कहाँ पे रेफरेंस आता है। जब मैं मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी बोलता हूँ तो आपको सबसे पहले याद आ जाना चाहिए 210 बात करता है एंगेजमेंट लेटर ऑफ द ऑडिटर, कि एंगेजमेंट लेटर में एक पैराग्राफ आएगा मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी का। उसके बाद में बात करेंगे इसे 580। जब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं तो मैनेजमेंट हमने WR में लिख के दे देगा कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम एक्सेप्ट करते हैं, हम आपको सब प्रोवाइड करेंगे। तो यही चीज आ जाएगा थर्ड चीज अपना ऑडिट रिपोर्ट में ऐसे 700 में 3 जगह पे इसका रेफरेंस आया है। 700 में जब मैं मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो ऑडिटर ने रिपोर्ट में सब देना है कि भैया मैनेजमेंट के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ऐसे 200 जब बात करता है प्रीमाइस रिलेटिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, 200 ने क्या बोला कि भाई मैनेजमेंट के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और जहां पे जरूरी है TCWG के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन अकॉर्डेंस विद एसेज। क्या बोलता है? इनके सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें तो आपने याद रखनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी में। सबसे पहला आता है आपका क्या? FS इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स, FS इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स, एंड सेकंड आता है गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट का। इसके अलावा भी कुछ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सब अपने यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट में इंश्योर करनी है। सही है? तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड फॉर सच इंटरनल कंट्रोल्स, उसका डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का होगा। एंड सेकंड आप इंक्लूड करोगे असेसिंग द एंटिटीज ability to continue as a going concern on basis of accounting, जो फॉलो कर रहे हैं गोइंग कंसर्न का वो सही है या नहीं है। ये 2 चीजें तो आपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में इंश्योर करनी ही है। इसके बाद में आएगा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आपको याद है तो बेसिस फॉर ओपिनियन में हमने 4 मैटर्स में से एक सेकंड वाला पॉइंट देखा था कि वहां पे रेफर करना है टू द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैरा। क्या बोला? याद है क्या? हमने बेसिस फॉर ओपिनियन में देखा था कि भाई आपने रेफर करना है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पैरा को। ये जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पैरा को रेफरेंस दे रहे हैं ना, ये ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अभी का पैरा आ रहा है, इसका रेफरेंस आपने बेसिस फॉर ओपिनियन में देना है कि भाई ये पैराग्राफ है। अभी जब ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा तो क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, अच्छे से ध्यान देके समझ लेना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। सबसे पहला ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपने सबसे पहले इंक्लूड करना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर क्या है। जब मैं ऑब्जेक्टिव्स बोला तो आपको याद आ जाएगा इसे 200 में हमने देखा था। फर्स्ट वाला होता है रीजनेबल एश्योरेंस, सेकंड होता है इशू ऑडिट रिपोर्ट एंड टू कम्युनिकेट दैट, कि रिपोर्ट करो एंड रीजनेबल एश्योरेंस लो, उसके बाद में उसको कम्युनिकेट करो। ये 2 ऑब्जेक्टिव्स आपके होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स आपने मेंशन कर दिए। सेकंड थिंग आपने बोलना है भाई जो भी रीजनेबल एश्योरेंस लिया है वो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है। क्या बोला मैंने? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, लो लेवल नहीं, हाई लेवल। इतना ही ऑडिटर दे सकता है एश्योरेंस, इसके ऊपर ऑडिटर नहीं दे सकता, तो ऑडिटर के लिए वो क्या है? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, बट नॉट अ गारंटी। क्या बोला मैंने? ये गारंटी तो नहीं है दैट द ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एसेज विल ऑलवेज डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बिकॉज क्यों बेटा? बिकॉज ये आता है चैप्टर 1 का इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से डिटेक्शन रिस्क विल ऑलवेज बी देयर, वो एलिमिनेट नहीं कर सकते, वो ऑलवेज रहेगा, एंड दैट्स द रीजन बोलते हैं कि ये गारंटी नहीं है भैया, ये तो आपका हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है जो ऑडिटर दे पाएगा, इसके ऊपर ऑडिटर एश्योरेंस नहीं दे पाएगा। सेकंड थिंग ये मेंशन कर दिया। इसके बाद में थर्ड चीज आपने इंश्योर करना है कि जो भी मिसस्टेटमेंट्स है वो अराइज हो सकते हैं फ्रॉड एंड एरर से भी।
क्या बोला मैंने कि जो भी मिसस्टेटमेंट्स है वो अराइज हो सकते हैं फ्रॉम फ्रॉड और एरर भी। एंड आइदर डिस्क्राइब करना है कि ये मटेरियल तभी कंसिडर करेंगे, दीज आर कंसिडर टू बी मटेरियल इफ इंडिविजुअली और एग्रीगेट रीजनेबली एक्सपेक्टेड है टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि इसको हम तभी मटेरियल कंसिडर करेंगे जब हमें लग रहा है कि ये इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो यूजर्स है उनका डिसीजंस को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अच्छे से ध्यान रखना, ये कीवर्डिंग है, टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स टेकन बेस्ड अपॉन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जब एक्सपेक्टेड है कि इफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, तभी हम उसको मटेरियल कंसिडर करेंगे। इस स्टेटमेंट को मार्क कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कीवर्डिंग्स है इसमें, ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लेना, ये लिखना। उसके बाद में आप बोलोगे भैया मटेरियलिटी का डेफिनेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, आप कितना मटेरियलिटी था वो बताओगे क्या इधर? नो भैया, मटेरियलिटी का अमाउंट इज कॉन्फिडेंशियल, आप अपने हिसाब से रखो आपके तरफ, आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बट मटेरियलिटी क्या है वो आपने बताना है, उसका डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन आपने बताना है, किस बेसिस पे आप कंसिडर करते हो, सिर्फ बेसिस आपको देना है इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अभी जब मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मटेरियलिटी बोलता हूं तो आपको याद आ जाना चाहिए पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 के हिसाब से क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेसिकली आपका AS1 भी आपको याद आ जाना चाहिए कि क्या मटेरियल होगा। तो AS1 ने रिक्वायर किया था भाई कि जो भी मटेरियल है उसको अलग से डिस्क्लोज करना जरूरी है, इट हैज टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली इफ दैट इज अ मटेरियल डिस्क्लोजर आइटम। एंड ये मटेरियल क्या होता है उसके लिए पार्ट 2 शेड्यूल 3 ने बताया था क्या अमाउंट। सबसे पहला होता है इसमें 1% ऑफ रेवेन्यू, क्या बोला था 1% ऑफ रेवेन्यू और रुपीज 1 लाख विचेवर इज हायर, ये अच्छे से ध्यान रखना, ये MCQ बन सकता है। 1% ऑफ रेवेन्यू और रुपीज 1 लाख विचेवर इज हायर, ये जो भी अमाउंट आएगा, अगर कोई भी अकाउंट बैलेंस GL का बैलेंस उससे ऊपर जाता है तो दैट हैज टू बी कंसीडर्ड मटेरियल एंड उसको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन नोट्स टू अकाउंट्स। अच्छे से ध्यान में रख लेना, उसको आप मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इसके साथ कोई क्लब नहीं कर सकते हो, ये आपने इंश्योर करना है। इसके बाद में भैया आपका ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आएगा उसमें अदर चीजें आपको मेंशन करनी है, जैसे कि ऑडिटर जो भी एक्सरसाइज करता है वो प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे होता है एंड ही मेंटेन्स द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। हमने ये देखा है पिछले वीडियो में ही कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में 3 चीजें होती है, चैप्टर 1 में भी देखा था। ये एक एटीट्यूड होता है जिसमें क्वेश्चनिंग माइंड आता है, जिसमें आपका आता है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड बीइंग अलर्ट टू द कंडीशंस एंड सिचुएशंस। तो ऑडिट एविडेंस का क्रिटिकल असेसमेंट, ठीक है, ये आपका आता है। ये 3 चीजों का एटीट्यूड होना ऑडिटर का जरूरी है। उसके बाद में हम डिस्क्राइब करेंगे ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रॉमम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड, टू डिजाइन एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स, ये ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो रिस्क है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए आप डिजाइन करो, परफॉर्म करो ऑडिट प्रोसीजर्स। थर्ड चीज ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जब भी ऑडिट एविडेंस का वर्डिंग यूज करोगे भैया उसके पीछे लगा देना ये 2 नाम, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्यों? बिकॉज इंटरनल कंट्रोल्स पे भी ओपिनियन जाता है, सही है। इन ऑर्डर टू डिजाइन व्हाट ऑडिट प्रोसीजर्स दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। क्यों इंटरनल कंट्रोल पे करना है? एक तो ओपिनियन जाएगा एंड सेकंड थिंग आपको हेल्प होगा कि आपने कौन से प्रोसीजर्स करने हैं ये आपको पता लगेगा। इसके बाद में जो भी मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज किए हैं वो सही है क्या, उसका अप्रोप्रिएटनेस देखो, उसका एस्टिमेट्स का अप्रोप्रिएटनेस देखो एंड जो भी डिस्क्लोजर्स किए वो सही है क्या, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है क्या, ये आपने इंश्योर करना है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद में टू कंक्लूड ऑन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, ये मैनेजमेंट जो गोइंग कंसर्न का बेसिस यूज कर रहा है भैया वो सही है क्या, इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिपरेशन करना, अगर वो सही है क्या इसके लिए आप ऐसे 570 के हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे भैया। इसके बाद में आता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन है उसके रिगार्डिंग ऑडिटर्स के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ऑडिटर ने सबसे पहले कम्युनिकेट करना है TCWG को प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग। क्या बोल रहे हैं? प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग के हम ऑडिट में कब करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग आपने TCWG से ये कम्युनिकेशन करना जरूरी है। भैया ये तो इंडिपेंडेंट है क्या? नो। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है क्या? नो। अरे भाई उसको ये तो बताना पड़ेगा ना कि हम क्या ऑडिट कर रहे हैं। हम स्टैट ऑडिट कर रहे हैं तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करेंगे, ये चीजें हमारे इसमें कवर होती है। एंड सेकंड थिंग हम कम करेंगे तो ही हैज टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन, तो रेडी रखेगा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। बट ये चीज वहां पे
एप्लीकेबल होगी क्या जब हम कैश का सरप्राइज चेक करना चाहते हैं? नो, तो वहां पे सरप्राइज चेक रहेगा, वहां पे आपने बताना नहीं है चीज कि हम इस दिन कैश वेरीफाई करने आएंगे ना हम सरप्राइज चेक करेंगे, भाई कई का सरप्राइज रहेगा फिर तो ऐसे एक्सेप्शनल चीजें छोड़ के आपने भाई उनको बताना है हमारा ये स्कोप है, ये टाइमिंग है ऑडिट का, एंड सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स हमने बताने हैं जब बिकॉज जब भी हमारे ऑडिट फाइंडिंग्स होंगे तो मिस स्टेटमेंट बनेंगे, उस मिस स्टेटमेंट से हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा TCWG को। अगर वो करेक्ट करते हैं तो करेक्टेड मिस स्टेटमेंट हो जाएगा, अगर वो करेक्ट नहीं करते तो फिर वो अनकरेक्टेड रहेंगे एंड अपने लिए रिलेवेंट रहेगा सिर्फ अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट। सो अपना रिलेवेंस है कि उनको हम कम्युनिकेट करें। एंड जो भी इंटरनल कंट्रोल में टेस्टिंग किया तो वो इंटरनल कंट्रोल के जो भी डिफिशियंसीज आपको पता चलेगी कि ये कंट्रोल इसे होना चाहिए था, ये प्रोसेस है, बट आपका जो हो रहा है एक्चुअल में वो कुछ अलग ही हो रहा है। तो ये जो गैप है, डिफिशियंसी इन इंटरनल कंट्रोल, यू हैव टू रिपोर्ट टू TCWG। सही है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, अगर लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो तो इन दैट केस आपने बताना है भाई कि ऑडिटर कंप्लाई कर रहा है विद रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। किसको बताना है? TCWG को बताना है। इसके बाद में जो भी लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट करोगे और कोई भी और अदर एंटिटी का ऑडिट करोगे जहां पर भी आप कोई की ऑडिट मैटर्स का रिपोर्टिंग कर रहे हो, क्या बोला मैंने? जब भी आप कोई की ऑडिट मैटर्स का रिपोर्टिंग करते हो, ये तो मैंडेटरी होता है लिस्टेड कंपनीज के लिए, बट ऑडिटर कैन डिसाइड कि अदर एंटिटीज के केस में उसने कैम का पैरा देना या नहीं देना है। अगर वो कोई भी एंटिटी में कैम का पैरा देता है, इन दैट केस इसे 701 के हिसाब से अगर वो कोई दे रहा है तो उसको TCWG को बताना पड़ेगा कि भाई ये मैटर हम कैम के पैरा में इंक्लूड कर रहे हैं, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। एंड लास्ट थिंग अभी आता है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बातें कर ली, इसके बाद में ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पैरा हम कहां पे दिखाएंगे ऑडिट रिपोर्ट में? 3 चीजों पे आप दिखा सकते हो। सबसे पहली चीज बॉडी ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो मान लो ये अभी तक का ऑडिटर रिपोर्ट है, इसके बॉडी में ही हमने इसको इंक्लूड कर दिया, अभी जो इंक्लूड किया है वैसा ही। सेकंड थिंग, आप इसका अलग से अपेंडिक्स बना दो, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं तो अलग से एनेक्शर अपेंडिक्स बना दो, उसका रेफरेंस यहाँ पे इस पैरा में दे दो तो भी चलेगा। थर्ड चीज, जहां पर भी बाई स्पेसिफिक रेफरेंस टू द वेबसाइट और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की जहां पर भी आप कोई अप्रोप्रिएट वेबसाइट लॉज एंड रेगुलेशंस दिए हैं उनके वेबसाइट का भी रेफरेंस आप देख सकते हो भाई यहाँ पे, ठीक है। तो by a specific reference within the auditor's report to the location of such description on a website or of an appropriate authority where the law or regulation national auditing standards expressly permit the auditor to do so। जहाँ पर वो अलाउ करते हैं तब आप वैसा चीज कर सकते हो। 3 जगह पे जा सकता है, बॉडी, सेकंड अपेंडिक्स एंड स्पेसिफिक रेफरेंस टू द वेबसाइट ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जब लॉ, रेगुलेशन, नेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऐसा कोई करने के लिए अलाउ करता है ऑडिटर को। तो इसके बाद में आपका पैराग्राफ आता है अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टैंडर्ड्स ने दी है, ये स्टैंडर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के अगर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है इन एडिशन टू द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर द स्टैंडर्ड्स। बहुत अच्छे से याद रखना, ऊपर जो ऑडिटर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे अकॉर्डिंग टू एसेज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अभी अदर देन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अगर कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर का रहता है तो वो उन्होंने इस अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मेंशन करना चाहिए। सही है। इसके बाद में आएगा आपका नेक्स्ट थिंग, जब भी ऑडिटर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा तो अलग से सेक्शन बनेगा। इसके बाद में आपका बनता है अभी सिग्नेचर, भाई तू साइन कर दे। अभी जब साइन करेगा तो तेरे खुद के नाम में करेगा अगर इंडिविजुअल ऑडिट कर रहा है तो, अगर फर्म भी ऑडिट कर रहा है तो पार्टनर का नाम आएगा, पार्टनर का मेंबरशिप नंबर आएगा, उसके बाद में फर्म का नाम आएगा, फर्म का FRN आएगा, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। सही है क्या? क्लियर विद दिस? तो जब भी आप इंडिविजुअल ऑडिटर कर रहा है, रिपोर्ट हैज टू बी साइंड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर और ऑडिटर विच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उसके पर्सनल नाम में आएगा, उसके नीचे उसका मेंबरशिप नंबर आएगा। उसके बाद में जब भी पार्टनर प्रोप्राइटर साइन कर रहा है तो मेंबरशिप नंबर दिया है उसका। उसके बाद में अगर फर्म है तो उन्होंने इंक्लूड करना है रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फर्म एज वेल। 4 चीजें आ जाएगी, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। ये जो FRN रहता है, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, ये इशू किया जाता है ICAI ने। तो MCQ में क्वेश्चन बन सकता है FRN कौन इशू करता है? दैट इज इशूड बाय ICAI। गलती से भी इसको MCA वगैरह मत करना, ठीक है। ICAI इशू करता है ये FRN, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर ICAI के पास रजिस्टर्ड होता है, MCA नहीं, ठीक है। ऑडिटर्स एड्रेस, ऑडिटर्स का एड्रेस यहाँ पे देना है। ऑडिटर्स के एड्रेस में घर का पता, बिल्डिंग का नाम वगैरह कुछ नहीं लिखना। आपने जिस सिटी में आपने ऑडिट रिपोर्ट को साइन किया उस सिटी का नाम देना है। आपका फर्म है मुंबई में, आप पुणे में बैठ के ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हो तो आपने पुणे का सिटी वहां पे डालना है, जहां पर आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन किया वो आपने वहां पे मेंशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस। उसके बाद में लास्ट चीज़ आएगा डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, कि ऑडिटर्स रिपोर्ट किस दिन साइन किया, भाई वो अपने डेट वहां पे डालना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि जिस दिन हमें सफिशिएंट ऑडिट एप्रोप्रिएट एविडेंस लास्ट वाला लिया था उसके पहले या उस दिन तक, बेसिकली उसके पहले आपने कोई यहाँ पे डेट नहीं आना चाहिए, बिकॉज ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी अदर ऑडिट एविडेंस जो आपका ऑडिट प्रोसीजर के लिए जरूरी था। यू मस्ट हैव परफॉर्म्ड ऑल द ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन और बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। सही है? क्लियर विद दिस?
सही है, आपको समझ रहा है। इसके बाद में हम आएंगे ऐसे 705 पे। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा अगेन नेक्स्ट पार्ट। ऐसे 705 बात करता है मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंस ऑडिटर्स रिपोर्ट। अभी जब मैं 705 की बात कर रहा हूं तो मैंने पहले ही बात कर ली थी कि ऑडिट रिपोर्ट में दो टाइप्स के ओपिनियन हो सकते हैं। एक हो सकता है अनमॉडिफाइड रिपोर्ट या सेकंड हो सकता है मॉडिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट। मॉडिफिकेशन के केस में आइदर जब भी आपका मॉडिफिकेशन इन ओपिनियन नहीं आता है बट आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स आते हैं जो डिस्क्लोज करने हैं शेयर होल्डर्स को, वहां पे आता है एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू ऐसे 706, जो अभी इधर हम बात नहीं करेंगे बट ये बात करेंगे हम ऐसे 706 में। सही है, क्लियर विद दिस, जस्ट अ मिनट। यस, एंड इसके बाद में हम बात करेंगे मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन बोलता हूं तो मेरे 3 टाइप के मॉडिफाइड ओपिनियन रहेंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। सही से अच्छे से याद रख लेना। अभी जब भी मैं बोलूंगा मॉडिफाई कब करना है, क्या करना है, ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में बन सकता है, इसको अच्छे से मार्क कर लेना। सर्कमस्टेंसेस व्हेन द ऑडिटर शुड मॉडिफाई द ओपिनियन, BER, बिफोर एग्जाम रिवीजन वाला क्वेश्चन है। कौन से सर्कमस्टेंसेस में मॉडिफिकेशन करना जरूरी है ऑडिटर्स के ओपिनियन में? सबसे पहला चीज, ऑडिटर ने मॉडिफाई करना है ओपिनियन को जब ऑडिट एविडेंस मिलने के बेसिस पे उसको लगता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये मैंने बात कर लिया क्या कि एग्जिस्ट करता है, इसको लैंग्वेज चेंज कर दूं तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर ये वाला वर्डिंग सेकंड वाला यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा टेक्निकल रहेगा, ज्यादा इन लाइन विद स्टैंडर्ड रहेगा कि द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट based on audit evidence obtained, the financial statement as a whole are not free from material misstatement। क्या बोला मैंने कि financial statement as a whole are not free from material misstatement। और second thing, जब भैया उसको, ये तो कब था, जब ऑडिट एविडेंस मिलेगा तब वो डिसाइड कर पाएगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। बट जब उसको ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिल रहा है, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो इन दैट केस वो क्या करेगा, इन दैट केस वो एस्टिमेट करेगा कि भाई अगर यहाँ पे मुझे ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है सही सफिशिएंट एप्रोप्रिएट वाला, तो इन दैट केस यहाँ पे क्या टाइप की गलतियां हो सकती है, कितना मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, एंड उस केस में उन्होंने देखना है कि एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। यह अपने रिपोर्टिंग करना यहाँ पे ज़्यादा जरूरी है। आई होप यू गाइज आर वेरी मच क्लियर विद दिस पर्टिकुलर थिंग। दो केस में आपका मॉडिफिकेशन आएगा। फर्स्ट चीज, व्हेन यू हैव ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस, जब आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, एंड सेकंड थिंग, जब आपको ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं मिल रहा है, इन दैट केस कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है क्या, इन दैट केस आपने देखना है, एस्टिमेट करना है वो मटेरियल परवेजिव है या नहीं है। इन दैट केस आपका ओपिनियन आएगा, अच्छे से ध्यान रखना। अभी मैं यहाँ पे आपको एक फटाफट चार्ट टेबल बता दूंगा जिससे आपको ये पूरा 705 का क्रक्स पार्ट याद आ जाएगा। ठीक है, क्लियर विद दिस। जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे से पढ़ा है उनको पता है ये चार्ट आपको टेबल कितना ज्यादा हेल्प करेगा, कितने बार मैंने रिवाइज करवाया है। सो 705 जब मॉडिफिकेशन बताता है तो 705 के हिसाब से मॉडिफिकेशन आपके 3 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा, फटाफट अच्छे से ध्यान देना। ओके, क्लियर विद दिस। चलो एक सेकेंड बस। हाँ चलो, तो अभी जब मैं 705 बोल रहा हूं तो सबसे पहले आपने देखा भैया आपके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है क्या। सर मैं बोल रहा हूं इधर हो सकता है इधर नहीं हो सकता है। अगर मेरे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, मैं बोल रहा हूं सेकंड थिंग, जो भी मुझे मिसस्टेटमेंट्स लगे वो मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल है, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स बोला मैंने क्या बोला, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है। ये मटेरियल तो है तभी तो मेरा मॉडिफिकेशन आएगा, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं रहेगा तो इन दैट के 705 एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं एक ही केस लूंगा कि जहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, आप बोलना ही मत कि सर यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, वो वाला ऑप्शन ले लो, नहीं ले नहीं सकता, बिकॉज 705 तभी एप्लीकेबल होगा जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है। ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा बट इसका इंपैक्ट नॉट परवेजिव है। क्या बोला मैंने, नॉट अ परवेजिव इंपैक्ट और परवेजिव इंपैक्ट। जब मैं बोलता हूं मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, नॉट अ परवेजिव है, ये कब बोला मैंने, जब मुझे ऑडिट एविडेंस मिला। तो इस केस में मेरा कौन सा ओपिनियन जाएगा, इस केस में मेरा जाएगा क्वालिफाइड ओपिनियन। गाइस मेरे साथ आप एकदम क्लियरेंस होने चाहिए। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो मेरे टेलीग्राम के चैनल पे ग्रुप पे मुझे बता देना। सही है, तो यहाँ पे आएगा नॉट परवेजिव के केस में क्वालिफाइड ओपिनियन जब सही मिलता है। सर जब सही नहीं मिलता तब भी क्या, तब भी बच्चों याद रखना है नॉट परवेजिव के केस में क्वालिफाइड ही ओपिनियन जाएगा आपका। सही है, क्वालिफाइड ओपिनियन दोनों केस में हो जाएगा अगर आपको मिले या ना मिले, क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले या ना मिले, बट नॉट परवेजिव इंपैक्ट है। बट सर अगर परवेजिव इंपैक्ट है तो क्या, परवेजिव इंपैक्ट है, इन दैट केस ये इंपैक्ट जो डिसाइड कर पा रहे हो दैट इज बेस्ड अपॉन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, तो इन दैट केस आप दोगे एडवर्स ओपिनियन। बट सर अगर हमें ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एंड आपको लग रहा है, इन नो के केस में आपका जो भी रहेगा दैट विल बी बेस्ड अपॉन द प्रोफेशनल जजमेंट and based upon the estimation
ऑडिटर एस्टिमेट कर रहा है कि इसका इंपैक्ट मटेरियल रहेगा एंड नॉट परवेजिव रहेगा, इसका इंपैक्ट मटेरियल रहेगा एंड परवेजिव रहेगा, तो ये केस में तो आपका पूरा एस्टिमेशन के बेस पे जा रहा है, बिकॉज आपके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है नहीं। तो इसके केस में आपका आएगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अच्छे से ध्यान रखना, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब आएगा, जब आपका सही नहीं है एंड आप एस्टिमेट कर रहे हो, तो ये वर्डिंग बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि एस्टिमेट कर रहे हो कि इसका इंपैक्ट मटेरियल भी है एंड नॉट परवेजिव है, तो क्वालिफाइड, मटेरियल भी है एंड परवेजिव है, तो इन दैट केस डिस्क्लेमर है। मटेरियल है बट नॉट परवेजिव, मटेरियल है एंड परवेजिव, ये आएगा। 705 के हिसाब से ये टेबल बहुत अच्छे से याद रख लेना, क्लियर हो जाएगा आपको, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मिल सकता है। आई होप यू गाइज आर वेरी मच क्लियर विद दिस पर्टिकुलर थिंग। चलो आगे बढ़ेंगे। 705 का ये बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्लियर हो गया। क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है, जो अभी हमने बातें की वही लिखी है टेक्निकल लैंग्वेज में। डिस्क्लेमर क्या होता है वही लिखा है। ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन, देख लो क्वालिफाइड ओपिनियन दो सिचुएशन में हो सकता है। ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन, जस्ट अ मिनट गाइस, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब सही चल रहा है? हाँ चलो, हाँ क्वालिफाइड ओपिनियन दो सिचुएशन में होगा, जब ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है, जब आपको ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है बट उसको लग रहा है मटेरियल है बट नॉट परवेजिव है। सेकंड थिंग, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड वो कंक्लूड कर रहा है कि पॉसिबल इफेक्ट, देख लो एस्टीमेट बोला था मैंने, तो वही बात कर रहा है, पॉसिबल इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉसिबल इफेक्ट, इसको मैं डबल मार्क कर दूंगा, पॉसिबल इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉसिबल इफेक्ट जो है वो मटेरियल है बट नॉट परवेजिव है। तो नॉट परवेजिव के केस में, दोनों के केस में क्या हो रहा है बेटा, आपका क्वालिफाइड ओपिनियन आ रहा है। दोनों केस में नॉट परवेजिव में क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले हैं या नहीं मिले हैं। ऑब्टेन, अनेबल टू ऑब्टेन, सही है, क्लियर विद दिस। एंड जब मैं बात करता हूं, यही जो टेबल था ना, यही टेबल मैंने थोड़ा सिंपल करके ऊपर लिख दिया है। यहाँ के केस में मैंने लिखा है नेचर, देख लो आपको फटाफट बता दूंगा, नेचर ऑफ मैटर गिविंग मॉडिफिकेशन। जब नेचर ऑफ मैटर रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड बोल रहा है। अभी आप कब बोल पाओगे भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, जब आपको सही मिलेगा, सही जब मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो इन दैट केस बोलोगे इनएबिलिटी टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो ये इसका जो बेसिस है दैट इज दिस वन, सही मिलेगा। इसीलिए मैंने टेबल में सही मिला या नहीं मिला ऐसे किया था, जो सिंपल है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करना, ठीक है। और यहाँ पर तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ये परवेजिवनेस की बातें करता है, मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है, एंड मटेरियल है एंड परवेजिव है, तो क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर। चलो गाइस, नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो परवेजिव वगैरह बोलते थे, इसका मतलब क्या होता है। परवेजिव मतलब एक ऐसा टर्म है कि जहां पे हम इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं, अगर अनडिटेक्टेड रहता है तो कितना बड़ा रहेगा इंपैक्ट उसका, ड्यू टू एन इनएबिलिटी टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर अनडिटेक्टेड रहता है तो कितना ज्यादा वो पॉसिबल इफेक्ट रहेगा एंड कितना ज्यादा एक्चुअल में इफेक्ट आ रहा है, एक्चुअल में कितना इफेक्ट आ रहा है, और द पॉसिबल इफेक्ट कितना रहेगा अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है। मतलब बहुत ज्यादा अगर इंपैक्ट कर रहा है तो परवेजिव मानेंगे, अगर इतना ज्यादा नहीं कर रहा है इंपैक्ट, अलग अलग मटेरियल असर्शंस पे, लॉट ऑफ असर्शंस पे अगर नहीं कर रहा है तो नॉट परवेजिव। अगर कई सारे असर्शंस पे इसका इंपैक्ट आता है, मटेरियल इंपैक्ट है, बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है, बहुत ही बड़ा इंपैक्ट है, जो हम मानेंगे परवेजिव है। इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट है, जब भी हम बेसिस फॉर ओपिनियन का पैरा बोलते थे, ये बेसिस फॉर ओपिनियन के पैरा में जब भी आप हेडिंग दोगे तो वो टाइटल पैरा का आप चेंज करोगे जब भी आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो। सो अगर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन ऐसा टाइटल हो जाएगा। अगर एडवर्स दे रहे हो तो बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, अगर आप डिस्क्लेमर दे रहे हो तो बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये हेडिंग आपने बस अमेंड करना है अकॉर्डिंग टू द मॉडिफिकेशन का टाइप जो आप दे रहे हो। इसके बाद में बात करेंगे ऐसे 706, 700 एंड 705 दोनों चीजें यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें खत्म हो गई है। अभी 706 अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। दो पैराग्राफ्स की बातें होती है यहाँ पे। जब एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ बोलता हूँ तो क्या होता है, दो चीजें अच्छे से याद रखना। जब मैं बोल रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट ने कुछ डिस्क्लोजर दिया है, क्या बोल रहा हूँ मैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट ने कुछ डिस्क्लोजर दिया है शॉर्ट में चार्ट बना दूंगा। अगर मैं बोल रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर देना जरूरी था, वो मैनेजमेंट ने दिया है, डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड ये अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर है। क्या बोला मैंने, अप्रोप्रिएट है डिस्क्लोजर भी, अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर। बट ऑडिटर को लग रहा है भाई ये जो डिस्क्लोजर है ना, यहाँ पे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अटेंशन ग्रैब करना है। क्या बोले कि यहाँ पे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अटेंशन ग्रैब होना चाहिए, टू ब्रिंग द अटेंशन। क्या बोले, अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर होने के बावजूद भी आपने क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ यूजर्स ऑफ
एफएस कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अटेंशन लाओ भाई, 40 पेजेस का एफएस है, उसमें कैसे ध्यान लगेगा उनका कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कोई इंपॉर्टेंट मैटर है जो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज हुआ है एफएस में, बट ऑडिटर वांट्स टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू दैट डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द ऑडिटर विल मेक दैट रेफरेंस इन दिस पर्टिकुलर पैरा। दिस इज कॉल्ड एज द एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। एंड अगर जो भी कोई डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिया है, इन दैट केस ऑडिटर बिलीव्स कि वो इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है जो लोगों ने ध्यान देना चाहिए, इन दैट केस जो उनको पता होना चाहिए, तो वो जाएगा आपका अदर मैटर पैराग्राफ में, नॉट डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अदर देन दैट जो भी कोई रहेगा वो यहाँ पे आपका चला जाएगा। सही है, क्लियर विद दिस। फिर इसमें और की ऑडिट मैटर में क्या फर्क है, तो की ऑडिट मैटर तभी आएगा जब आप कोई मैनेजमेंट से डिस्कस किए, टीसीडब्ल्यूजी से जो ऑब्जर्वेशंस डिस्कस किए उसमें से कोई मैटर्स आपको इंपॉर्टेंट लगे जो मॉडिफिकेशन नहीं रिजल्ट करते, वो आप की ऑडिट मैटर्स में डालोगे, आप अदर मैटर पैराग्राफ में इंसर्ट करोगे। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। फटाफट पढ़ लेते हैं। एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एक ऐसा पैराग्राफ है जो इंक्लूड किया ऑडिटर्स रिपोर्ट में, दैट रेफर्स टू अ मैटर अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज। ये बहुत अच्छे से देखना, अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द एफएस, बट वो ऑडिटर के जजमेंट में इतना इंपॉर्टेंस है फॉर द फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफएस, तो उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए दे रहे हैं। अदर मैटर का पैराग्राफ कि ये ऑडिटर रिपोर्ट में तभी आएगा जो रेफर करता है मैटर अदर देन प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज। क्या बोले, अदर देन प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जहां पे जजमेंट में लगता है कि वो रिलेवेंट है यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए। परफेक्ट, चलो ये बातें कर ली। इफ द ऑडिटर कंसिडर्स इट नेसेसरी टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन टू द मैटर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन एफएस, तो वो इंक्लूड करेगा एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ओनली इफ, अगर उसको जरूरत नहीं है मॉडिफाई करने की ओपिनियन। इसके आपको क्वेश्चन बन सकता है नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई, इसको BER कर देना। एम्फासिस कब दे पाएगा, जब वो मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ता, मतलब EOM का पैरा इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन अकॉर्डिंग टू SA 705। अगर 705 बोलता है कि भाई यहाँ पे आपका मॉडिफिकेशन होना चाहिए, तो आप EOM में डाल के उसका रिक्वायरमेंट कम नहीं कर सकते, उसको इज्जत देना, आप ऐसा मतलब इज्जत उसके निकाल नहीं सकते हो, आप उसको इज्जत देना पड़ेगा, आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग बोलता है जब आपका इसे 701 एप्लीकेबल होता है कि भाई ऐसा कोई मैटर है जो आपने कम्युनिकेट किया था मैनेजमेंट से, जो आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट मैटर लगा, ऑब्जर्वेशन लगा भाई परफॉर्मिंग ऑडिट, जो मैनेजमेंट से कम्युनिकेट किया, TCWG से कम्युनिकेट किया, बट उसके वजह से कोई मॉडिफिकेशन नहीं आ रहा है, आपको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने उसको की ऑडिट मैटर में इंक्लूड कर दिया। क्या बोला, की ऑडिट मैटर में इंक्लूड कर दिया। अभी जब आपने की ऑडिट मैटर में उसको इंक्लूड कर दिया भैया, अभी जब की ऑडिट मैटर में ऑलरेडी दे चुके हैं एंड मैनेजमेंट का भी उस मैटर के रिगार्डिंग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि एफएस में उन्होंने डिस्क्लोजर करना है, तो आप बोलोगे भाई वो इतना सिग्निफिकेंट है तो एफएस में भी डिस्क्लोजर किया तो हम EOM में भी दे दे क्या। भाई जब तूने की ऑडिट मैटर में ऑलरेडी दे चुका है तो EOM में देने की फिर से जरूरत नहीं पड़ेगी। की ऑडिट मैटर में आएगा तो आपको EOM में नहीं देना है, अगर जब भी वो की ऑडिट मैटर में नहीं आएगा तभी आपने EOM में देना है। तो दो चीजें याद रखोगे, जब मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है तभी EOM आएगा। सेकंड थिंग, जब की ऑडिट मैटर में अप्लाई हुआ है तो वो की ऑडिट मैटर हमने नहीं डिस्क्लोज किया है, बेसिकली जब उसको की ऑडिट मैटर करके नहीं डिस्क्लोज किया है तभी हम उसको EOM में करेंगे। मतलब कैम में किया तो EOM में मत करो, जब मॉडिफाई करने की जरूरत है तब EOM में डाल के उसकी इज्जत मत निकालो। सेकंड थिंग, अदर मैटर पैराग्राफ। चलो गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अदर मैटर पैराग्राफ ये तभी होता है मैटर अदर देन दैट आर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन एफएस। ये भी सेम चीज है कि जहां पे कोई प्रोहिबिशन नहीं है लॉ एंड रेगुलेशन का, तो ये आपने देखना है कि ये यहाँ पे प्रेजेंट करके हम कोई लॉ को प्रोहिबिट नहीं कर रहे हैं। एंड जब की ऑडिट मैटर्स एप्लीकेबल हो जाएगा तब इन दैट केस उसको फिर से अदर मैटर पैराग्राफ में हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट आ जाओ उसके बाद में की ऑडिट मैटर, जहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। की ऑडिट मैटर क्या होता है हमने बातें कर ली है, तो उसके रिगार्डिंग हम फटाफट रिवाइज करेंगे। ये सर ऐसे मैटर्स हैं जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट है। क्या बोला, मोस्ट सिग्निफिकेंट है फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट पीरियड। करंट पीरियड क्या, अच्छे से ध्यान रखना, ये सिलेक्ट किया कहाँ से, फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद TCWG। जब TCWG को हमने ऑडिट परफॉर्म करते समय पता चला कि सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन है तो TCWG को कम्युनिकेट किए थे, उनमें से हमने कुछ सिलेक्ट किए हैं मैटर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद TCWG, ये आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनता है बहुत बड़ा। उसके बाद में इसका पर्पज क्या है कम्युनिकेट करने का, क्यों हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं इन मैटर्स को, तो इसका पर्पज रहता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज अच्छे से ध्यान दे दो कि आपका ऑडिटर्स रिपोर्ट का कम्युनिकेटिव वैल्यू को इनहांस करना, इनहांस करना मतलब बढ़ाना, इनहांस करना मतलब वैल्यू को बढ़ाना। कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ योर ऑडिटर्स रिपोर्ट हैज टू बी एनहांस्ड बाय गिविंग सच की ऑडिट मैटर्स। ये मैंडेटरी होता है लिस्टेड कंपनी के केस में।
सर आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है बेटा, इसको मार्क कर लेना BER, क्या बोला मैंने, इसको मार्क कर लेना BER, एक सेकंड रुको, हाँ इसको मार्क कर लेना BER। डिटर्मिनेशन ऑफ कैम कैसे डिसाइड करोगे, कैम कैसे डिसाइड करोगे, वेरी फर्स्ट थिंग हमने देखा फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद TCWG। अभी जब भी हम कैम डिसाइड कर रहे हैं तो हम क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे, 3 पॉइंट्स अच्छे से ध्यान रखना। जो भी सिग्निफिकेंट रिस्क वाले मैटर थे, क्या बोला, सिग्निफिकेंट रिस्क वाले मैटर थे, हाइयर रोमम वाले मैटर थे, एरियाज ऑफ हाइयर रिस्क एसेस्ड रोमम और सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 315, तो 315 के हिसाब से आइडेंटिफाई किए, एसेस किए रोमम को, एंड सिग्निफिकेंट रिस्क जो पता चले, हाइयर एसेस रिस्क पता चले, उसमें से हम बेसिकली डिसाइड करेंगे कोई मैटर जाता है क्या की ऑडिट मैटर वाला। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट, सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट इन द रिलेटिंग टू एरियाज, मतलब कौन सा, कि जहां पर मैं ग्रेचुइटी वगैरह बोल रहा हूं, कि जहां पे मैनेजमेंट के एजम्पशंस आएंगे, बहुत सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट्स आएंगे जो मैनेजमेंट के जजमेंट से उसके रिगार्डिंग कोई ऑडिटर जजमेंट कर रहा है, तो सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट रिलेटिंग टू द एरियाज in which that involve the significant management judgment including accounting estimates that have been identified as high estimation uncertainty, and उसके बाद में आता है गोइंग कंसर्न वगैरह सब चीजें यहाँ पे इंक्लूड होगी, जहां पर भी मेजर एजम्पशंस वगैरह इंक्लूड होता है, सिग्निफिकेंट मैटर है, सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस है। उसके बाद में आता है सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस अगर कोई होता है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, जिस पीरियड का आप ऑडिट कर रहे हो उस पीरियड में जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट ट्रांजैक्शन होगा उसका अगर इफेक्ट सिग्निफिकेंट है, बड़ा है, तो इन दैट केस भैया वो भी आप कैम में कंसिडर कर सकते हो। 3 चीजें आपकी बनेगी, सोर्स ऑफ व्हाट, कैम, सोर्स ऑफ कैम के जो आपने ऑब्जर्व किए एंड कम्युनिकेट किए विद TCWG बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर 3 फैक्टर्स, बेस्ड अपॉन दिस 3 पर्टिकुलर फैक्टर्स। आई होप यू गाइज आर वेरी मच क्लियर विद दिस पर्टिकुलर थिंग। चलो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, जब आप कैम को कम्युनिकेट करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहला आप सब एप्रोप्रिएट सब हेडिंग में उसको बताओगे, सेपरेट सेक्शन रहेगा की ऑडिट मैटर्स का, मतलब 4 मैटर्स अगर आपको देने हैं तो कैम का एक सेपरेट सेक्शन कर दिया, इसको हर एक में अलग अलग हेडिंग देंगे, भैया ये मैटर का क्या हेडिंग है उसको डिस्क्राइब करो, ये मैटर का क्या हेडिंग है उसको डिस्क्राइब करो, ऐसे चलता जाएगा आपका जितने भी कैम रहेंगे उस हिसाब से। चलो अभी इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आरटीपी का क्वेश्चन है कि इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज ऑफ व्हाट योर सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ कैम की ऑडिट मैटर्स। तो इसमें रहेगा भैया की ऑडिट मैटर्स क्या है वो पहले तो एक्सप्लेन करो कि की ऑडिट मैटर्स ऐसे मैटर्स है जो ऑडिटर के जजमेंट में, जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में उसको लग रहा है कि मोस्ट सिग्निफिकेंस है, एंड सेकंड थिंग्स ऐसे कोई मैटर्स है जो एड्रेस किए हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एड्रेस किए हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल एंड फॉर्मिंग इन द ऑडिटर्स ओपिनियन, जिसका कोई मॉडिफिकेशन या सेपरेट ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डज नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन, ये आपने मेंशन करना बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जामिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन आरटीपी का क्वेश्चन है कि ऑडिट मैटर्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अच्छे से ध्यान रखना है। इसके पहले बोला था 705 पे क्वेश्चन आ सकता है, उसके बाद में बोल रहा हूं कि ऑडिट मैटर्स पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि की ऑडिट मैटर्स कम्युनिकेट करना ये सब्सटीट्यूट नहीं है, क्या बोले, ये सब्सटीट्यूट नहीं है। किसका सब्सटीट्यूट नहीं है, सबसे पहला सब्सटीट्यूट नहीं है फॉर द डिस्क्लोजर इन एफएस। इसके ऊपर अलग से केस सिनेरियो बनेगा, मैनेजमेंट बोल रहा है भाई हमने ये डिस्क्लोज कर दिया, अभी मैनेजमेंट बोल रहा है कि भाई तूने ये कैम में डिस्क्लोज कर दिया तो हम हटा देते हैं एफएस से, कोई जरूरत नहीं डबल, तो मैनेजमेंट को बोलना भाई चुप बैठो, ऐसे मत करो, बिकॉज आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलता है आपका रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट का रिस्पांसिबिलिटी है टू डिस्क्लोज इन एफएस। नो हमारा रिस्पांसिबिलिटी है 701 के हिसाब से, हमारा रिस्पांसिबिलिटी है 700 के हिसाब से इसको की ऑडिट मैटर में डिस्क्लोज करना, तो नाउ आपका रिस्पांसिबिलिटी आप फॉलो करो, हमारा हम फॉलो करते हैं, कोई यहाँ पे सब्सटीट्यूट नहीं बनेगा, तो सब्सटीट्यूट नहीं है डिस्क्लोजर्स इन एफएस, दैट इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिक्वायर करता है मैनेजमेंट को टू डिस्क्लोज, अदरवाइज नेसेसरी टू अचीव द फेयर प्रेजेंटेशन। सही है, तो ये फर्स्ट सब्सटीट्यूट बना आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर, एफएस का डिस्क्लोजर यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेना अगर आपको चाहिए तो। इसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है ये सब्सटीट्यूट नहीं है फॉर द ऑडिटर्स एक्सप्रेसिंग एंड मॉडिफाइड ओपिनियन। जब भी कोई मॉडिफाइड ओपिनियन देना जरूरी पड़ता है इसे 705 के हिसाब से, तो आप की ऑडिट मैटर्स देके बच नहीं सकते हो, यू कैन नॉट टेक द बेसिकली जगह ऑफ व्हाट 705, तो चुपचाप 705 को इज्जत दो, मॉडिफिकेशन की जरूरत है मॉडिफाई कर दो ओपिनियन को, आपको कैम का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, सब्सटीट्यूट नहीं है ऐसे 570 के लिए, जब भी 570 रिक्वायर करता है भाई गोइंग कंसर्न का इंपैक्ट आ रहा है एंड गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग करना है, तो गोइंग कंसर्न वाला जो पैराग्राफ था बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद वो अपने इंक्लूड कर देना है, वो पैराग्राफ अपने इंक्लूड करके ये नहीं बोलना है भाई कि कैम में दे देंगे तो वो पैरा की जरूरत नहीं है, नो भाई वहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा पैराग्राफ, आप कैम का देके उसका सहारा मतलब नहीं बन सकते हो, आपको 570 डेफिनेटली फॉलो करना पड़ेगा। एंड अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सब्सटीट्यूट नहीं है एज अ सेपरेट ओपिनियन, कि ये सेपरेट ओपिनियन नहीं है, ये हमने अभी बात कर ली थी, ये 4 पॉइंट्स अच्छे से ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट, एफएस का डिस्क्लोजर के लिए सब्सटीट्यूट नहीं बनेगा, सेकंड मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन 705 के लिए सब्सटीट्यूट नहीं बनेगा,
बनेगा। थर्ड, 570 गोइंग कंसर्न का इंपैक्ट आ रहा है तो सेपरेट रिपोर्टिंग ऑफ गोइंग कंसर्न पैरा का सब्सटीट्यूट नहीं बनेगा। एंड फोर्थ थिंग, ये सेपरेट ओपिनियन नहीं बनेगा ऑन द इंडिविजुअल मैटर्स। क्लियर विद दिस? चलो गाइस, अभी बढ़ते हैं लास्ट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर 710, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव इन्फो की बात की थी 710 में, उसमें दो पार्ट आए, करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है एंड इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। ये ऐसा इंफॉर्मेशन है, मतलब अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ व्हाट विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर प्रायर पीरियड। तो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए उसमें हमने करंट पीरियड तो बता दिया, बट लास्ट कुछ पीरियड्स के हमने डिस्क्लोजर दे दिए। तो ये जो लास्ट जितने भी पीरियड्स के डिस्क्लोजर दिए वो सब क्या है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है। अभी जब भी हम फॉलो कर रहे हैं अप्रोच, तो सबसे पहले ध्यान रखना कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में दो चीजें आएगी। एक मैंने बोला करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड सेकंड आएगा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो करस्पॉन्डिंग फिगर्स में आपका जो अप्रोच रहेगा वो ओपिनियन देगा सिर्फ करस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे तो ओपिनियन रहेगा फॉर करंट पीरियड ओनली, CY ओनली। बट जब आप करस्पॉन्डिंग फिगर छोड़ के कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रोच फॉलो करते हो तो इन दैट केस आपका ओपिनियन रहेगा फॉर एवरी पीरियड, ओपिनियन फॉर एवरी पीरियड जितने भी आपने डिस्क्लोज किए। तो प्रायर पीरियड्स के भी रिगार्डिंग आप ओपिनियन देते हो। जब आप करस्पॉन्डिंग फिगर का अप्रोच फॉलो करते हो तो सिर्फ करंट ईयर पे आप ओपिनियन देते हो, बट जब आप कंपैरेटिव एफएस का फॉलो करते हो अप्रोच तो आप ओपिनियन देते हो हर एक पीरियड पे जो भी प्रेजेंट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। देख लेना फटाफट, करस्पॉन्डिंग फिगर्स पे जब आप ओपिनियन देते हो तो बेसिकली करस्पॉन्डिंग फिगर्स के अप्रोच के हिसाब से ओपिनियन इज गिवन ओनली फॉर द करंट पीरियड, व्हाइल कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओपिनियन जाता है एवरी पीरियड फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड। अभी इसके रिगार्डिंग क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर अपने फॉलो करनी है कि जो भी ऐसे 510 में हमने देखा था ना भैया, 510 हमने देखा था, याद है क्या आपको? 510 रहता है अपना ओपनिंग बैलेंसेस टेस्टिंग ऑफ व्हाट, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो ओपनिंग बैलेंसेस टेस्टिंग के रिगार्डिंग तो ठीक है, बट जब भी हम हर एक ईयर का ऑडिट कर रहे हैं तो इन दैट केस भी सब्सिक्वेंट ऑडिट के केस में भी आपने ये फॉलो करना है और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा करस्पॉन्डिंग फिगर्स के रिगार्डिंग ऑडिट प्रोसीजर। सबसे पहले देखो, जो भी लास्ट ईयर में प्रायर पीरियड में डिस्क्लोजर्स हुए थे, प्रेजेंटेशन हुआ था, वो सब अमाउंट्स मैच कर रहे हैं क्या, एग्री करेगा करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है ये भाई लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग रहेगा ऑडिटेड एफएस उससे मैच कर लेना, ऑडिटेड एफएस के साथ प्रीवियस ईयर का मैच कर रहा है क्या, प्रीवियस ईयर ऑडिटेड एफएस उसके साथ मैच कर रहा है क्या, वो आपने इंश्योर करना है, तभी ये ओपनिंग सही दिखेगा। सही है। उसके बाद में अकाउंटिंग पॉलिसी जो फॉलो हुए, देख लो भाई 2 पॉइंट। सबसे पहले तो जो बैलेंसेस दिख रहे हैं वो एग्री कर रहे हैं क्या, उसके बाद में अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंट है क्या। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए, बट अगर कंसिस्टेंट नहीं है, कुछ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, अगर कुछ चेंजेस है इन द करंट पीरियड, तो इन दैट केस अगर कोई चेंजेस है तो आपने अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोजर किए है क्या मैनेजमेंट ने इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट यू हैव टू इंश्योर। सो अगर कोई चेंजेस था तो इन दैट केस उसको प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर किया है क्या एंड प्रॉपर्ली उसका डिस्क्लोजर हुआ है क्या इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो आपने देखना है। ठीक है। करस्पॉन्डिंग फिगर्स का डेफिनेशन हमने बात कर ली, क्या होता है, एक ऐसा कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है जहां पे अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स फॉर द प्रायर पीरियड आर इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटर आर इंटेंडेड टू रीड ओनली इन रिलेशन टू व्हाट, कि जब भी हम करस्पॉन्डिंग फिगर्स दे रहे हैं तो इन दैट केस लास्ट ईयर के फिगर्स को आप तभी कंसीडर करोगे, बेसिकली रीड ओनली इन रिलेशन टू व्हाट, करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको सिर्फ कंपैरिजन करोगे बेसिकली, तभी रिलेट करो पाए। बट जब कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलेंगे तो इसका डेफिनेशन बोलता है ऐसे अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स होते हैं प्रायर पीरियड के जो इंक्लूड करोगे फॉर कंपैरिजन विद द एफएस ऑफ करंट पीरियड, बट इफ ऑडिटेड, क्या बोले ये बहुत अच्छे से ध्यान देना, बट इफ ऑडिटेड, बट अगर ऑडिट किया है और रेफर टू इन द ऑडिटर्स ओपिनियन, तो ऑडिटर्स के ओपिनियन में जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जितने भी पीरियड्स है सब पे आपका ऑडिटर्स ओपिनियन आएगा। एंड ये जो भी लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन है ये कंपैरेबल है विद दैट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट पीरियड, ये हम मान पाएंगे कि सही है भैया, बिकॉज अभी तो ओपिनियन जो जा रहा है वो सब सही हो रहा है, सभी पीरियड्स पे जा रहा है, तो कंपैरेबल रहेगा सब चीज़ें। इसके बाद में लास्ट पैराग्राफ आएगा ऑडिटर्स ओपिनियन जो हमने डिस्कस किया, व्हेन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर देयर तो ऑडिटर्स ओपिनियन शैल रेफर टू ईच पीरियड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड एंड ऑन विच द ऑडिट ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड। सभी पीरियड्स के लिए आपका ओपिनियन जाएगा, कुछ करंट ईयर के लिए सिर्फ नहीं जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग बात करता है, जब भी आप प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई रिपोर्टिंग कर रहे हो इन अलॉन्ग विथ व्हाट करंट पीरियड ऑडिट, इफ ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन सच प्रायर पीरियड डिफर्स फ्रॉम द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर प्रीवियसली एक्सप्रेस्ड, लास्ट ईयर में जो ऑडिटर ने ओपिनियन दिया था वो कुछ अलग था एंड इस साल जो दे रहे हो प्रायर पीरियड पे वो अगर कुछ अलग
अलग है, ये ओपिनियन में अगर डिफरेंस आ रहा है भैया, तो इन दैट केस आपने क्या करना है, डिस्क्लोज करना है सब्सटेंटिव रीजंस। क्या बोले कि ये डिफरेंस इन ओपिनियन क्यों है, इसके सब्सटेंटिव रीजन आपने मेंशन करने हैं किसमें, आपके ऑडिटर्स रिपोर्ट में। और ये आपके कहाँ पे जाएंगे, रिपर्स, या आपके जाएंगे अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का अदर मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ में जाएगा। अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़। अदर मैटर पैराग्राफ में आपने सब्सटेंटिव रीजंस देने हैं कि लास्ट ईयर पे हमने ये ओपिनियन क्यों दिया था, एंड अभी प्रायर पीरियड का जो ओपिनियन दे रहे हैं ये क्यों चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपका 710 भी खत्म हो जाता है। इसके बाद में मैंने सभी इलस्ट्रेशंस यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। ये इलस्ट्रेशंस आप देख सकते हो, ये फाइल जो है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी। एंड इसी के साथ मैं दे रहा हूँ आपको ये एनोटेशन के साथ जो वर्ड फाइल है, इसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको अगर सच में लग रहा है कि यह वीडियो आपके काम में आया, बहुत ज़्यादा हेल्प किया आपको रिवाइज करने के लिए, तो प्लीज़ गाइज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड अपने दोस्तों को बोलिए कि इसको लाइक करें, शेयर करें अगर सच में आपको पसंद आ रहा है। एंड गाइस ये सभी के लिए एंड इसी के साथ आने वाले बहुत सारे क्वालिटी वीडियोस के लिए जो लाइनअप है फॉर योर नॉलेज बैंक, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब विद दिस चैनल। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अच्छे से पढ़ाई करना, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। जो भी कोई प्रोफेशनल बंदा इस अगर वीडियो को देख पाया है अभी तक, तो डेफिनेटली गाइज आप अच्छे से अपना काम करना एंड गिव योर 100% वॉट एवर यू आर डूइंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।